हाँ। थोड़ा सा पीछे कर लीजिए, हाँ। बस बस बढ़िया। चलिए। पंडित जी, हमने जो कल चर्चा की थी, हाँ मैंने ना युक्तानुशासन का आगे पढ़ा था। अभी मैं छठवीं सातवीं कार्य का ही पढ़ रहा था। हाँ तो उसमें ये बात आई थी कि भगवान का हाँ मतलब समंतबद्ध आचार्य भगवान से स्तुति कर रहे हैं कि आपका शासन भेदात्मक हाँ है, अभेदात्मक है, हाँ नित्यात्मक है, अनित्यात्मक है। तो ऐसे मतलब हाँ अनेकांतवाद उसमें उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे है। तो मैंने जो विशुद्ध हाँ। सागर जी का जो पुस्तक है, मतलब जो उन्होंने टीका लिखी है, तो उन्होंने एक एक मत पर घटाया है कि वैशेषिक मत क्या मानता है। क्या किसने लिखी है? विशुद्ध सागर जी ने मतलब टीका लिखी ना वो। हाँ विशुद्ध सागर जी, अच्छा हाँ हम्म। हाँ सुनो। तो उन्होंने एक एक मत पे घटाया है कि वैशेषिक मत क्या मानता है वो, नैयायिक मत क्या मानता है। वही पढ़ रहा था बस मैं अभी जस्ट। हाँ। कोई कोई इसमें प्रश्न बना हो तो बताओ, कोई खास बात हो चर्चा कर लें अपन। मेरे को ना एक मिनट। हाँ, मेरे को आप थोड़ा इसके इसके बारे में बता दीजिए। ये जो अपनी सियादवाद पुस्तक की मैंने कल चर्चा की थी ना आपसे, हाँ हाँ इसमें हाँ ना हाँ पीछे ना, इसमें पंडित जी पीछे दर्शनों के बारे में दे रखा है। तो हाँ मैं एक बार ये दर्शन पढ़ना चाहता हूँ, मतलब जो पीछे थोड़ा सा सामान्य स्वरूप दे रखा है दर्शनों का। तो एक बार वो यदि आप कहें तो वो पढ़ लूँगा एक बार। हाँ। नहीं ऐसे तो पढ़ने में बहुत टाइम लग जाएगा, जैसे ऐसे पढ़ लेना उसको, और कहीं कोई बात लगे चर्चा कर लेंगे। और वैसे नाना दर्शनों के बारे में तो भारतीय दर्शन नाम की किताब है। जी जी। भारतीय दर्शन। जी हाँ उसमें भी अच्छा दिया हुआ है। जी पंडित जी। एक बात। हाँ। दूसरी बात ये कि देखिए, यूं तो नाना दर्शनों का कोई अंत नहीं है वैसे। बाकी मोटे रूप से विचार करें अपन, तो उसमें जैसे सप्तभंग में 7 प्रकार के एकांत मतों का जो खंडन आया है ना। जी पंडित जी। हाँ, पर उस पे थोड़ा विचार करें तो अपने को नाना मत कहे कि एकांत मत कहें, उनकी भावना ख्याल में आ जाती है। पंडित जी, अ, हेलो। हाँ, बोलो। मेरे को ना आप सप्तभंग पढ़ा दीजिए, मतलब सप्तभंग मेरे को आज तक मैंने कोई पढ़े नहीं है सप्तभंग। मतलब नाम सुन रखे हैं ऐसे कभी। और अपनी न्याय दीपिका में चार ही भंगों का वर्णन आया था लास्ट में। जो तीसरा हाँ। परिच्छेद है ना, उसके एकदम एंड एंड में जो अनिकांत की चर्चा है उसमें चार भंगों का ही वर्णन है बस। तो आप मेरे को सप्तभंग पढ़ा दीजिए, सप्तभंग का स्वरूप। हाँ, देखिए सप्तभंग के संदर्भ में प्राथमिक चर्चा। एक मिनट पंडित जी, मैं लिख पहला लेता प्रश्न हाँ, सबसे पहला प्रश्न ये खड़ा होना चाहिए कि सप्तभंग क्या है? हूँ। तो क्या उत्तर बनेगा, क्या है? सप्तभंग क्या है? जी, पंडित जी जो न्याय दीपिका में लिखा है मैं वो उसके अनुसार बताना चाहूंगा कि सप्तभंग, भंग हाँ, अर्थात होता है सप्त मतलब सात, और भंग अर्थात विवेचन, वस्तु का विवेचन। तो सात प्रकार से वस्तु का जहाँ पर विवेचन किया जाता है उसको सप्तभंग कहा जाता है। ये तो है ना, ये आगे की बात हो गई। ओके ओके। अपन एक कदम पीछे खड़े हैं अपन। तो सप्तभंग अ, क्या है? अ, एकांत का निषेधक या अनिकांत का स्वरूप, ऐसा कुछ कह सके तो। नहीं नहीं नहीं, सप्तभंग क्या है? अ, सप्तभंग, आप तो पंडित जी आप कुछ ऑप्शन दीजिए, मतलब जो मैं पहचान सकूं, मतलब कहाँ से शुरुआत करनी है सप्तभंग की। देखिए, ये एक प्रश्न ऐसा है, दो प्रश्न, क्या है और किसे कहते हैं। हाँ जी, आपने बताया था पंडित जी। आप कहीं भी जैसे शाश्वत धाम क्या है, स्मारक क्या है, स्मारक किसे कहते हैं, शाश्वत धाम क्या है, शाश्वत धाम किसे कहते हैं, भारतवर्ष क्या है, भारतवर्ष किसे कहते हैं, जीव क्या है, जीव किसे कहते हैं। माने
मन ये 2 प्रश्न है ना, क्या है और किसे कहते हैं? जी, तो क्या है से सामान्य की सिद्धि होती है तो किसे और कहते किसे विशेष? कहते हैं तो विशेष की सिद्धि होती है। जी, और सामान्य विशेष प्रमाण का विषय है, जी, तो इस न्याय से प्रमाण से सिद्धि होती है। जी पंडित जी, बिल्कुल। तो कहीं भी कोई विषय पढ़े ना, तो सबसे पहले ये 2 प्रश्न हमारे दिमाग में ज़रूर आना चाहिए। क्या है और किसे कहते हैं? तो सप्तभंग क्या है और सप्तभंग किसे कहते हैं? ज्ञान का जो क्रमिक विकास होगा ना, वो कार्यकारी होगा। जी, जी पंडित जी। एकमात्र ज्ञान का संकलन करने में कोई सिद्धि नहीं है। जी पंडित जी। संकलन, देखिए विचारों का संकलन कहें, जानकारियों का संकलन कहें, वो संकलन अलग चीज़ है और शोध शोध अलग चीज़ है, शोध खोज। क्योंकि शोध शोध जो चलती है ना, वो क्रमिक चलती है, एक निश्चित क्रम होता है शोध का। जी तो पंडित जी। इसी प्रकार जहाँ धर्म के क्षेत्र में कहें, तत्व के क्षेत्र में कहें, तो तत्व के संबंध में जो शोध है, उस शोध में ये प्राथमिक बात है कि क्या है और किसे कहते हैं। चलो कुछ ख्याल में आ रहा तो बताओ, जैसे क्या पंडित है? हाँ, सब क्या है? हमने ऊपर छत पर चर्चा की थी एक बार अपन दोनों ने कि आपने मुझसे पूछा था जीव क्या है और जीव किसे हाँ, कहते हैं। तो हाँ, हमारा ये निष्कर्ष निकला था जीव एक द्रव्य है, सामान्य हो हाँ, गया। और फिर जीव हाँ, किसे कहते हैं, फिर पूरा विशेषण जो जानता है, देखता है, वो सब आ जाएगा। हाँ, ऐसे ही हम हाँ, सप्तभंग लेंगे कि सप्तभंग क्या है। सप्तभंग हाँ, एक कथन ले सकते हैं, कथन है। हाँ, कथन के बराबर है। सप्तभंग कथन के भेद हैं। ओके, सप्तभंग कथन के भेद हैं। हाँ, ये इस प्रश्न का उत्तर होगा। सप्तभंग क्या है? तो सप्तभंग कथन के भेद हैं। जी, सप्तभंग कथन के भेद हैं। अब दूसरा प्रश्न है कि सप्तभंग किसे कहते हैं? तो उसमें जो मैंने पहले बताया था कि जो वस्तु का विवेचन करे, जैसे भंग अर्थात विवेचन होता है, तो 7 प्रकार से वस्तु के स्वरूप का विवेचन करे, उसे सप्तभंग कहते हैं। हाँ, देखिए माने 7 का आंकड़ा जो आया ना ये, तो इस 7 के आंकड़े के पीछे एक न्याय है। क्योंकि मूल में भंग 3 हैं, हाँ पंडित जी, जी। कहीं भी घटाओ। हाँ, कहीं भी घटाओ, जैसे अस्थि नास्ति का उदाहरण है ना, तो हुँ, अस्थि, नास्ति और अवक्तव्य, ये 3 मूल है। और बाकी के जो 4 है वो संयुक्त वाले हैं, मिलाने से बने हैं। मूल मतलब मूल में 3 भंग होते हैं, बाकी हाँ, बाकी संयुक्त हैं। हाँ, बाकी के 4 संयुक्त यौगिक भंग है मतलब। यौगिक। हाँ, वो योगी जोड़ से बने ना यौगिक, जी। जोड़ से बने ना बाकी के 4। जी पंडित जी। तो अब प्रश्न है कि भाई 3 से 7 ही बने, ऐसा क्यों? जी पंडित जी। तो इस संबंध में करणानि योग के जानकार एक बात कहते हैं कि जि, जित जितनी इकाई हो उसमें 3 का गुणा करो। ओके। तो जैसे यहाँ 3 है ना, हुँ, 3 इकाई है, जी। तो 3 में 3 का गुणा करो और 2 माइनस करो उसमें। 3 का गुणा, 3 3 जा 9। हाँ, हाँ, 3 में 3 का गुणा किया तो 9 आए, उस 2 माइनस किए तो 7 बचे। जी। ये एक करणानि योग का एक फार्मूला है, सिद्धांत है। तो पंडित जी मतलब यही क्यों फ़ॉर्मूला मतलब कोई कारण है इसके पीछे, फ़ॉर्मूले के पीछे? अब देखिए कारण तो वस्तु स्थिति ही कारण है, क्योंकि 3 से 7 ही बनेंगे, 8 नहीं बनेंगे, 6 नहीं बनेंगे।
ये बात ख्याल में आ रही? 3 से 7 ही क्यों बनते हैं? हाँ, मतलब हाँ, देखिए जैसे अंक है हमारे पास 1, 2 और 3 ये अंक है। जी, 1 का अंक, 2 का अंक और 3 का अंक। अब इनके योग बनाओ तो 7 ही बनेंगे। ये हुँ। बात ख्याल में आ रही है? अ, 1 का अंक, 2 का अंक और 3 का अंक। 3 के अंक से 7 बन जाएँगे, हाँ, 2 से कैसे बनेंगे? मतलब 2 में हाँ, देखो सुनो, पहले तो सुनो तीनों को अलग-अलग देखे हम तो 3 बन गए। हाँ, जी। इसके बाद तीनों को मिलाए तो 4 हो गए। तीनों को मिलाएँ तो 4। आगे बढ़ें? 4 कैसे होंगे पंडित जी? मतलब 3, 2, 5 और 1 6 अरे होंगे ना अरे फिर तो। लो पहले तो 1 को अलग देखा, 2 को अलग देखा, 3 को अलग देखा तो 3 बन गए ना। हाँ, 3 बन गए, ओके। तीनों को मिलाया तो 1 और बढ़ गया ना तीनों को मिलाने से। ओके, ओके, वो मतलब उसको एक अलग ले लिया, इसको 3 अलग ले लिया, ओके ठीक है। हाँ, तीनों को मिला दिया ना 1, 2 और 3 तीनों को मिला दिया। जी, तो तीनों को मिलाने से 1 और बढ़ गया ना 4 हो गए ना। जी पंडित जी। इसके बाद में 1 के साथ 2 को जोड़ो और 3 को अलग रखो। 1 के साथ 2 को जोड़ें और 3 को अलग रखें, तो फिर भी 3 हाँ, अब कितने हो गए? तो 5 3 हो गए। 5 हो गए, हाँ। इसके बाद में 2 को अलग हटाओ और 1 और 3 को जोड़ो। 2 को अलग हटा 1 और 3 को, तो 4 हो गए। हाँ, अरे 6 हो गए ना। हाँ, 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 सॉरी, सॉरी। ओके, हाँ, 6 हो गए। उसको नहीं 6 हो हाँ, गए। उसको नहीं इसके जोड़ा। बाद 1 को अलग हटाओ और 2 और 3 को जोड़ो। 1 को अलग हटाया और 2 और 3 को, 6 हो गए फिर भी 6 हो गए पंडित जी। नहीं अब 7 हो गए ना। 1 को अलग हटाया अरे 2 और 6 तो 3 6 पहले ही। हाँ, सॉरी 7 हो गए, वो 1 में 1 नहीं गिनता हूँ। ओके, ओके। जिसको हटाया उसको भी गिनना है। हाँ, 7 हो गए ना। हाँ, हो गए। हाँ, अब वो हरडा बहेड़ा अमले का दृष्टांत देते हैं वो इसी बात की सिद्धि के लिए है। हरडा बहेड़ा अमला। ये क्या होता है पंडित जी? एक बार ख्याल आप में आ रहा ना? आप बत मैंने सुना हाँ, नहीं हरडा होगा। बहेड़ा अमला। आ गई 7 वाली बात ख्याल में आ गई? 7 वाली तो आ गई, लेकिन अभी जो आपने हरदा, बहरा, आंवला कहा ना, वो समझ नहीं आया। नहीं वैसे ही घटेगा ना देखो सुनो, पहले तो हरडे को अलग देखो, बहेड़े को अलग देखो, आंवले को अलग देखो तो 3 हो गए। हुँ, इसके बाद में तीनों को मिलाओ, तीनों को मिला के एक चूर्ण बनाओ तो एक चौथे प्रकार का चूर्ण हो गया। हाँ, जी। फिर इसके बाद हरडे और आंवले का दोनों का मिलाओ और बहेड़े को अलग रखो। हुँ, फिर हरडे को और आंवले को मिला के एक योग बनाओ। जी। वही की वही तर्ज रहेगी ना जो अपने 3 अंकों में किए। हाँ, पंडित जी समझ गया। हाँ, तो ये माने क्या है और किसे कहते हैं? तो उसमें उसमें उन्होंने जो है सहजानंद जी वर्णी ने सप्तभंग तरंगिणी लिखी ना हाँ, किताब हाँ। सप्तभंग के ऊपर। जी पंडित जी, हाँ। हाँ, ओह! तो उसमें ये बात उठे उन्होंने चूँकि संशय 7 प्रकार के होते हैं, तो संशय 7 प्रकार के क्यों होते हैं? तो लास्ट में जाके घटाया कि वस्तु के धर्म 7 प्रकार के होते हैं। तो ये कुल मिला के क्या है और किसे कहते हैं का उत्तर हुआ। आगे बढ़ें? जी पंडित जी। संख्या 7 प्रकार के कौन-कौन से पंडित जी? हाँ, अब देखिए क्या है, ये इसका जो मूल आधार है वो ही है, क्योंकि संशय पक्ष का लक्षण है ना, हुँ, जी। ये बात ख्याल में आती है? पक्ष का लक्षण?
हाँ, संशय पक्ष का लक्षण है। कैसे पंडित जी? अरे, संशय का लक्षण विवादापन्न बताया ना। हाँ, जी, ये तो बताया था, हाँ। संशय का लक्षण विवादापन्न बताया ना। जी, जी पंडित जी। विवादापन्न मने विवादापन्न अर्थात इसमें अपन ने 2 चीज़ों का निराकरण किया था। हाँ, एक तो कौन सी दो चीजों का? 5 प्रकार की बाधाओं से बाधित नहीं है हाँ, और दूसरा 2 प्रकार के पक्षाभासों से रहित है। हाँ, मने पक्षाभास और मने 5 प्रकार की बाधाओं से रहित होने से जो है वो बाधित पक्षाभास नहीं है, और वो जी। असिद्ध होने से सिद्ध पक्षाभास नहीं है। हाँ, हाँ। दो प्रकार के पक्षाभास होते हैं ना। हाँ पंडित जी। तो जो विवादापन्न होगा ना, उसमें कोई प्रकार का पक्षाभास नहीं लगेगा। ओके, ओके। ये समझना एक बहुत बड़ी बात है न्याय शास्त्र में। जो पक्ष है वो विवादापन्न होना चाहिए। जी पंडित जी, समझ गया। अब उसमें हाँ, अब देखिए बहुत बड़ी बात कह डाली। विवादापन्न होना चाहिए माने संशय होना चाहिए उसके बारे में। तो संशय होने का मतलब क्या हुआ कि जो पक्ष और विपक्ष के रूप में जो दो बातें खड़ी की गई है, उन दोनों में से कोई एक बात सही है। हुँ, जी। जो दो बातें खड़ी की गई है पक्ष और विपक्ष, उनमें से कोई एक सही है, ये बात पक्की है ना। हाँ पंडित जी। तभी तो संशय बनेगा ना, तो संशय नहीं बनेगा वो। हुँ, हुँ। संशय माने समारोह का भेद सो संशय। जी। संशय माने संशय दोष नहीं। समारोह का जो भेद संशय है ना, वो वाला संशय लेना यहाँ पक्ष में। हाँ पंडित जी, वही लेना है, समझ गया। आपने बताया था पहले। हाँ, हाँ, तो उस संशय को लेंगे ना, तो उसमें माने बाधित पक्षाभास और सिद्ध पक्षाभास दोनों प्रकार के पक्षाभासों का निराकरण हो जाएगा। हुँ, हुँ। और ये बात ख्याल में आ रही है? जी पंडित जी। हाँ, तो ये पक्ष, तो ऐसे पक्ष पक्ष का लक्षण संशय है, तो ऐसे पक्ष 7 प्रकार से बनता है। ओके। अब देखिए बहुत अपने को इन्हें इस क्षेत्र में बहुत बहुत जरूरत है काम करने की, क्योंकि वहां सहजानंद जी वर्णी ने इतनी बात उठाई कि संशय 7 प्रकार के होते हैं, और उन्होंने खाली एक भंग में संशय खड़ा किया, और फिर बाद में आगे संशय नहीं खड़े कर पाए वो। तो पंडित और जी वो कैसे संशय खड़े होंगे 7 प्रकार के? पंडित जी अभी आपने मेरे को वो बताया था ना कि ऐसी सहजानंद जी वर्णी ने ये भी तो लिखा है कि वस्तु के धर्म भी 7 प्रकार के होते हैं। हाँ, कोई अब यहाँ से प्रश्न करे कि ऐसे तो वस्तु अनंत धर्मात्मक होती है, तो आप 7 प्रकार से क्यों कह रहे हैं? नहीं नहीं, सुनो, वो अनंत धर्मात्मक है ना, तो वो अनंत सप्त भंगात्मक है ना। अच्छा, ओके, ओके, वो अनंत ही सप्तभंगात्मक है। हाँ, ओके, ओके। वो उसका सप्तभंगी का विरोध नहीं है। देखिए, अनंत अनंत भंग नहीं है, अनंत भंगी है। ओके, ओके। अनंत भंग नहीं है, अनंत अनंत भंगी है। जी। माने 7 की जगह 8वें 9वां 10वां ऐसा नहीं लेना। माने हर एक धर्म में 7 भंग बनेंगे। एक-एक धर्म 7 भंग वाला है। ओके। हाँ, वो उसका विस्तार है ना एक का ही। जी, पंडित जी समझ एक का गया। मतलब एक जोड़े का, जैसे हाँ, जैसे अस्ति नास्ति एक जोड़ा है। हुँ।
उसके साथ अवक्तव्य जुड़ गया, नित्यानित्य एक जोड़ा है, उसके साथ एक अवक्तव्य जुड़ गया, एक अनेक एक जोड़ा है। एक माने एक जोड़ा, जी। क्योंकि जब तक 3 नहीं खड़े करेंगे तब तक 7 कैसे बनेंगे? हाँ, हाँ। जी, पंडित जी। तो ये देखिए एक बड़ी बात है, ये पक्ष के संबंध में पक्ष विवादापन्न होता है, एक बहुत बड़ी बात है ये। अगर विवाद नहीं होगा ना तो पक्ष नहीं बनेगा। विवाद होना चाहिए, विवाद होना चाहिए माने संशय होना चाहिए। जी, पंडित जी। अब देखिए उसमें आगे बढ़ते थोड़ा अपन। माने कथन कथन के भेद, सप्तभंग जो है, सप्तभंग क्या है तो उत्तर आया कथन के भेद हैं। तो फिर प्रश्न खड़ा होगा कि कथन के भेद तो नए प्रमाण भी है, कथन के भेद तो निश्चय व्यवहार भी है। जी। ये बात ख्याल में आ रही है? हाँ। कथन के भेद तो नए प्रमाण भी है, कथन के भेद तो निश्चय व्यवहार भी है। तो वो भी तो भेद है ना कथन के। जी, पंडित जी हैं। फिर आप, हाँ, फिर वो माने सप्तभंग वाले कथन के भेद और नए प्रमाण वाले कथन के भेद और निश्चय व्यवहार वाले कथन के भेद में क्या अंतर हुआ? तो ये अंतर हुआ, शैली का अंतर हुआ, शैली का। जी, पंडित जी। सप्तभंग जो कथन के भेद हैं, ये दार्शनिक शैली है। नए प्रमाण जो कथन के भेद हैं, शैली है। निश्चय व्यवहार जो कथन के भेद हैं, ये अध्यात्म शैली है। ओके पंडित जी। ये समझना, ये बड़ी बात है ये। कथन के 7 भेद होते हैं दार्शनिक शैली के प्रकाश में। कथन के 2 भेद होते हैं आगम शैली के प्रकाश में। और निश्चय व्यवहार रूपी 2 भेद होते हैं कथन के ये अध्यात्म शैली के प्रकाश में। जी, आगे हाँ। बढ़े। हाँ। अब इस संदर्भ में एक कभी-कभी ऐसा पढ़ा दिया जाता है कुछ जवाबदार लोगों के द्वारा भी कि सप्तभंग शातवाद का विस्तार है, ऐसा पढ़ा दिया जाता है। ओके। हाँ, उन्होंने वीर सागर जी भाई साहब ने भी अपनी किताब में ऐसा लिख दिया है कि सप्तभंग शातवाद का विस्तार है। तो मैंने उनको अभी बीच में चर्चा उठाई थी और उनको समझाया था कि सप्तभंग शातवाद का विस्तार नहीं है। तो सप्तभंग शातवाद का विस्तार नहीं है, तो शातवाद का विस्तार क्या है? देखिए विस्तार माने भेद प्रभेद, जी। विस्तार माने भेद प्रभेद। तो सप्तभंग शातवाद का विस्तार नहीं है, तो फिर सप्तभंग, फिर फिर शातवाद का विस्तार है क्या, ये प्रश्न खड़ा रहा ना। हाँ। तो शातवाद का, देखिए शातवाद क्या है, तो शातवाद कथन पद्धति का भेद है। शातवाद कथन पद्धति का भेद है। जी। उन्हें सप्तभंग कथन पद्धति का विस्तार नहीं है। सप्तभंग कथन पद्धति का विस्तार नहीं है। कथन पद्धति का विस्तार 2 रूपों में है, शातवाद और सर्वथावाद। सप्तभंग कथन पद्धति का विस्तार नहीं है और जो कथन पद्धति है वो 2 रूप में है, स्याद्वाद और हाँ, सर्वथावाद। हाँ, शातवाद और सर्वथावाद। तो सप्तभंग को किसमें डालेंगे पंडित जी? नहीं देखिए, ये तो फिर जब प्रयोग करेंगे ना हम, माने दार्शनिक शैली में कथन के भेद खड़े करेंगे तो वहां हर जगह शातवाद का प्रयोग होगा, वो एक अलग चीज है। जी।
तो वो शातवाद का प्रयोगात्मक विस्तार है ना। ओके, ओके। शादवाद का प्रयोगात्मक विस्तार है सप्तभंग। हाँ, ऐसे शातवाद 7 प्रकार का नहीं होता है। श अगर शातवाद का विस्तार कहेंगे ना, तो शातवाद के 7 भेद हो जाएँगे। ओके, ओके। तो शातवाद 7 प्रकार का नहीं होता है। शातवाद तो एक ही प्रकार का होता है। जी, और रहा सवाल उसके प्रयोग का, तो उसके प्रयोग प्रयोग तो जितना करो करते चले जाओ, उसमें क्या अंत है उसका प्रयोग में? जी, जी, जी। भई जो भी कथन खड़ा करोगे, हर एक कथन में शातवाद लगेगा। तो वो सप्तभंग जो है, शातवाद का माने भेद की दृष्टि से विचार नहीं, प्रयोग की दृष्टि से विस्तार है उसका। ठीक है पंडित जी, समझ गया। ये एक समझने की बात है यहाँ पर। आ रही बात, ख्याल में आ रही है? हाँ, पंडित जी, बिल्कुल। अब देखिए आगे थोड़ा-सा इसमें। अब इसके आगे और अपने को समझना है ना, तो अभी जो जी। हमारे वो बात चली थी ना कल, शातकार एवकार वाली। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, तो उसपे सामग्री इकट्ठा करो, बहुत अच्छा लेख बन जाएगा एक। हाँ, मैंने पंडित जी थोड़ा बहुत इकट्ठा किया है। मैं आपको भेजूँगा एक बार। मैंने जो कल ढूँढा था एवकार, सादकार के बारे में। हाँ, हाँ, पहले इकट्ठी कर लो सामग्री, क्योंकि 2 तारीख की गोष्ठी है ना आप लोगों की। जी। तो उसमें जैसे मान लो नंबर अपना नहीं भी लगता है, तो जिसका भी नंबर लगे ना उसको दे देना पढ़ने के लिए। हाँ, बिल्कुल पंडित जी। और उसको पढ़ा देना, समझा देना, जिसका भी नंबर लगे उसको। हुँ, हुँ। भाई अपने को तो बात आगे बढ़ाना है ना कैसे भी करके। जी, हाँ पंडित जी, बिल्कुल। भाई भाई अपना अपना नंबर नहीं लगेगा, किसी का तो लगेगा ना। हाँ, हाँ, हाँ। जैसे उन्होंने बोला है कि फर्स्ट ईयर में से किसी एक को देना है तो जिसको भी देवे। जब भी अपने को पता लग गया है कि अमुक व्यक्ति को इसका मौका मिला है शातवाद अनेकांत पे बोलने का, तो उसको अपना ये लेख जो है दे देना, और वो इच्छा व्यक्त करे तो समझा देना उसको। जी पंडित जी। तो वो बात आगे बढ़ेगी। तो ये देखिए, संशय 7 प्रकार के होते हैं। तो अब प्रश्न है कि संशय 7 प्रकार के कैसे होते हैं? तो जो 7 भंग खड़े कर रहे हैं ना हम, जी। जी पंडित जी। माने देखिए 7 प्रकार के जो संशय वाली बात आई है ना, ये 7 प्रकार के संशय वाली बात आई है, ये नए प्रमाण के प्रकाश में नहीं आई है, ये निक्षेप के प्रकाश में आई है। कैसे ये बात समझ में आ रही है? ये ये नहीं समझ आया पंडित जी। नयों में क्यों नहीं आई? हाँ, देखो बड़ी बात कह रहा हूँ मैं आयुष। माने 7 प्रकार के संशय वाली बात जो है, ये नए प्रमाण के प्रकाश में नहीं होकर ये निक्षेप के प्रकाश में है। क्यों? वो इसलिए कि संशय में तो 2 विकल्प खड़े किए जाते हैं, और भी 2 में से एक का निराकरण किया जाता है। जी। वो एक का निराकरण किया जाता है ना, एक का निरूपण किया जाता है। ये बात बराबर है ना संशय में? जी पंडित जी। तो ये मूल भावना तो निक्षेप की है ना। हाँ, हाँ, हाँ। निषेध पूर्वक विधि करना, ये तो निक्षेप की भावना है ना। हाँ, जी पंडित जी, बिल्कुल। पढ़ाया था आपने मेरे को पहले। हाँ, ये बड़ी बात है समझने की। तो ये संशय वाली बात है ना कि संशय 7 प्रकार के होते हैं। तो संशय 7 प्रकार के होते हैं, तो ये निक्षेप के प्रकाश में ये बात आई है कि संशय 7 प्रकार के होते हैं। आगे बढ़े।
जी पंडित जी। अब एक प्रश्न कि निराकरण की विषय वस्तु और गौण की विषय वस्तु वो एक ही होती है कि अलग-अलग होती है? निराकरण की विषय वस्तु, गौण की विषय वस्तु अलग-अलग होती है पंडित जी। हाँ, ये तेरे इसमें ये ऐसी मछलियाँ तैरती हुई क्यों दिखाई देती है ये? अरे वो पंडित जी बैकग्राउंड लगाया है मैंने, आपका भी लग सकता है। अच्छा, अरे मैंने ऐसा क्यों दिख रहा है ये? अ, चलो ठीक है। नहीं, नहीं मैं ऐसे ही हुआ मतलब तो मैंने कहा ये मेरे को दिख रहा है तो भ्रम नहीं हो रहा ऐसा क्यों लग रहा है? आपको मतलब डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा? मैं हटा देता हूँ नहीं तो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, नहीं क्या ज़रूरत है इन चीज़ों की? हाँ। हाँ, बस देखिए जो अपना एक एक लक्ष्य होना चाहिए ना, हुँ, चलो कोई बात नहीं देख लेना। तो मैंने ऐसे ही सहज रूप से मेरे ध्यान चले गया एकदम मैंने ये ऐसे ऐसे क्यों दिखाई दे रहा है? चलिए, देखो सुनो बेटा बहुत ख़ास बात है यहाँ पे। हमने ये प्रश्न बनाया कि निराकरण की विषय वस्तु और गौण की विषय वस्तु एक ही है कि अलग-अलग है? माने जिसका निराकरण करना है या जो निराकरण करने के योग्य है, वही गौण करने के योग्य है कि जो निराकरण करने के योग्य है वो अलग है और जो गौण करने के योग्य है वो अलग है? मेरे हिसाब से पंडित जी निराकरण करने योग्य अलग है और गौण करने योग्य अलग है। क्यों? क्योंकि पंडित जी हम गौण करते हैं ना तो गौण में वो वस्तु का गौण में जो गौण कर रहे हैं उसको हम नष्ट नहीं कर रहे हैं। मतलब वो कभी ना कभी मुख्य हो सकता है। परंतु हम जिसका निराकरण कर रहे हैं वो तो कभी मुख्य हो ही नहीं सकता। देखिए अनेकांत है इसमें भी। मतलब दोनों रूप है पंडित जी। हाँ, ये बड़ी बात है। जो अंतर गिरेगा ना वो अपेक्षा का गिरेगा। जो निराकरण के योग्य होगा ना वो ही गौण के योग्य होगा और जो गौण के योग्य होगा वो निराकरण के योग्य होगा। जो निराकरण के योग्य होगा वही गौण के योग्य होगा। और देखिए कैसे कैसे सिद्ध कर रहे हैं इस बात को। देखिए ऐसा कह रहे हैं यहां पर जी पंडित जी। प्रत्येक द्रव्य स्वचतुष्टय से अस्थि रूप ही है। प्रत्येक द्रव्य स्वचतुष्टय से अस्थि रूप ही है। आ रही बात ख्याल में आ रही? जी पंडित जी। अब यहां नास्तिक गौण हुआ कि नास्तिक का निराकरण हुआ? देखा जाए तो पंडित जी दोनों है फिर तो। हाँ, नास्तिक का निराकरण भी हुआ है और नास्तिक का गौण भी हुआ है। मने स्व चतुष्टय से अस्थि रूप ही है अर्थात स्व चतुष्टय से नास्ति रूप नहीं है। जी। तो नास्ति का निषेध नहीं कर रहे हैं, स्व चतुष्टय से नास्ति का निषेध कर रहे हैं। नास्ति तो है किस अपेक्षा? पर चतुष्टय की अपेक्षा। जी। तो नास्ति का ही निषेध किया और नास्ति को ही गौण किया ना। पंडित जी एक बार फिर से मेरे को इसमें नास्ति का गौण तो पता लग रहा है, लेकिन निषेध कैसे पता लग रहा है? निषेध एक बार समझा दीजिए आप। देखिए देखिए फिर से वाक्य पढ़ूंगा मैं। प्रत्येक द्रव्य स्व चतुष्टय से अस्थि रूप ही है जी, बिल्कुल। अर्थात प्रत्येक द्रव्य स्व चतुष्टय से नास्ति रूप नहीं है। ओके, ओके।
मतलब स्व चतुष्टय से नास्ति रूप नहीं है तो ये निराकरण हुआ। हाँ, किसका निराकरण हुआ? नास्ति का। नास्ति का। और पर चतुष्टय से नास्ति है, ये तो गौण रूप से हम कह ही दे रहे हैं। नहीं, उस फिर अनर्पित का अनर्पित निकला नहीं है। हाँ, अनर्पित का अनर्पित, ओके। स्व चतुष्टय से अस्थि रूप ही है, अर्थात स्व चतुष्टय से नास्ति रूप नहीं है, अर्थात पर चतुष्टय से नास्ति रूप है। जी, बिल्कुल। तो उसका जो अनर्पित का अनर्पित है, वो अनर्पित के अनर्पित में गौण गौण की विषय वस्तु ही तो निर्धारित हुई ना। हुँ। तो यहाँ मने नास्ति निषेध के योग्य भी है और गौण के योग्य भी है। समझ गया पंडित जी। हाँ, मने जो बात निषेध के योग्य होती है वही तो गौण के योग्य होती है। इसमें पंडित जी एक बात मेरे को और हो रही है कि ऐसे तो मतलब कोई भी वाक्य, कोई भी चीज़, कोई भी जनरेशन का सिद्धांत सब हाँ, हम हाँ, अनिकांतात्मक कहते हैं। अनिकांतात्मक कहने पर हम हाँ, कभी किसी चीज़ को मुख्य रखते हैं, कभी किसी चीज़ को गौण करते हैं, कभी किसी चीज़ का हाँ, निराकरण हाँ, करते हाँ, हैं। तो मतलब वो सब हाँ, सारी हाँ। चीज़ें एक साथ ही घटित होएँगी एक-एक वस्तु में, निराकरण भी और गौण भी। ये तो नहीं, अगर अगर एक ही चीज में दोनों को नहीं खड़ा करेंगे ना हम, तो अधिकरण दोष खड़ा हो जाएगा। अ, फिर तो भागते फिरेंगे ना। जी, अरे मर्यादा कैसे बनेगी उसकी? एक एग्ज़ाम्पल दीजिए ना पंडित जी इसका अधिकरण दोष के लिए। हाँ, देखिए, अधिकरण दोष उसे कहते हैं। अधिकरण दोष दो प्रकार से आता है। या तो एक अपेक्षा से, जैसे देखिए यहाँ इसी प्रकरण में स्व चतुष्टय से अस्थि रूप भी होवे और स्व चतुष्टय से नास्ति रूप भी हुए। इसी वाक्य में जो वस्तु है वो स्व चतुष्टय से अस्थि रूप भी होवे और स्व चतुष्टय से नास्ति रूप भी होवे, तो अधिकरण दोष आवे ना। जी, बिल्कुल, हाँ। आ रही बात ख्याल में आ रही? जी। ये हो गया ना अधिकरण दोष। हाँ, बिल्कुल हो गया। तो इस अधिकरण दोष का निराकरण किया ना एवकार ने। हाँ, जी पंडित जी। अरे यही तो एवकार की बहुत बड़ी ड्यूटी है। मने साक्षात्कार जो एकांत का निषेध करता है ना, तो वो तो सामान्य रूप से करता है। एवकार जो एकांत का निषेध करता है वो विशेष रूप से करता है, और विशेष रूप से करते हुए वो अधिकरण दोष को टालता है। एवकार। एवकार, ये तो बहुत बड़ा रोल है एवकार का। अधिकरण दोष को टालना। अगर एवकार का प्रयोग ना हो वाक्य रचना में, तो अधिकरण दोष कैसे टलेगा? जी पंडित जी। वो अधिकरण दोष तो एवकार के बल पे टलेगा ना। एवकार अधिकरण दोष का निराकरण भी करता है। हाँ, टालता है ना। हाँ, हाँ। एवकार ने ही तो, अरे एवकार ने ही तो अधिकरण दोष को टाला ना भाई। जी, बिल्कुल। प्रत्येक द्रव्य स्व चतुष्टय से अस्थि रूप है। हुँ, अब इसमें हमने कथनचित का प्रयोग कर दिया, मान लो प्रत्येक द्रव्य कथनचित अस्थि रूप है। हमने एवकार का प्रयोग नहीं किया, ठीक है। प्रयोग भी नहीं किया, और हमने उस कथन में मैंने उसकी सत्ता का निषेध भी कर दिया कि एवकार उसमें नहीं है। तो अब प्रश्न है कि ऐसी स्थिति में वो अधिकरण दोष कौन टालेगा?
कोई भी नहीं टाल पाएगा। नहीं, एवकार ही टालता है ना, हाँ, अधिकरण दोष को टालना एवकार का ही कार्य है। हाँ, एवकार ही टालेगा बस। उसने वही टालता है ना, क्योंकि उसने कहा ना कि स्व चतुष्टय से अस्थि रूप है, ये तो ठीक है, पर अस्थि रूप ही है। स्व चतुष्टय से अस्थि रूप ही है। माने स्व चतुष्टय से नास्ति रूप नहीं है। जी, तो ये जो अनर्पित निकल के आया, ये अनर्पित तो उस एवकार के दम पे निकल के आया ना। जी, बिल्कुल पंडित जी। ये बड़ी बात है बेटे अधिकरण दोष की। जो अभी अपनी बात चली आ रही ना कि प्रमाण मीमांसा में एवकार की आवश्यकता नहीं है। यदि प्रमाण मीमांसा में एवकार का प्रयोग नहीं करेंगे तो अधिकरण दोष कैसे टलेगा? जैसे नए मीमांसा में अधिकरण दोष आता है, ऐसे प्रमाण मीमांसा में भी अधिकरण दोष आएगा। जी, पंडित जी। वो लेख लगभग तैयार हो गया है, और थोड़ा उसको एक दो बार देख लेंगे, कोई संशोधन होगा तो कर लेंगे, और उसको कल तक भेजता हूं मैं, ठीक है ना? हाँ, पंडित जी, कोई बात नहीं, कल तक भेज दीजिएगा आप। हाँ हाँ, क्योंकि यथाशक्य शुद्धि होना चाहिए ना। हाँ, जी, बिल्कुल पंडित जी। हाँ, और वो बात स्पष्ट भी होना चाहिए। कम से कम कितने पेज का लेख है पंडित जी? वो अरे एक पेज का। अच्छा, एक ओके, ओके। अरे लेख, अरे शुद्ध न्याय बड़ा कभी नहीं होता है। हाँ, हाँ, हाँ। शुद्ध शुद्ध न्याय में विस्तार का अवसर ही नहीं है। क्या लिखोगे ज्यादा उसमें आप? जो भी चलेगा टू दी पॉइंट चलेगा। जी, पंडित जी। हाँ, और वो भी प्रश्न उत्तर में। प्रश्न उत्तर में प्रश्न उत्तर में अपना चिंतन प्रश्न उत्तर में ही। प्रश्न प्रश्न खड़ा करो, फिर उसका उत्तर ढूंढो, फिर उसमें से नया प्रश्न खड़ा करो, फिर उसका उत्तर ढूंढो। जब तक समाधान नहीं हो जाए वो प्रश्न उत्तर की श्रृंखला चलाओ। जी, पंडित जी। आया एवकार का कार्य ख्याल में आया? हाँ, पंडित जी, बिल्कुल ख़्याल में आया। तो मतलब ये जो अपने सप्तभंग हाँ, है, वो इसलिए ही मतलब वस्तु को इसलिए ही एक अंतिम प्रश्न पंडित जी, सप्तभंग का अगर हम एक वाक्य में पूछें कि जैन दर्शन में सप्तभंग का स्वरूप वर्णन किया ही क्यों है? तो अपन क्या कह सकते हैं? भाई ये यही कह सकते हैं अपन कि 7 प्रकार से अधिकरण दोष को टाला है सप्तभंग के द्वारा। ओके। अति संक्षेप में यही कहेंगे। जी, पंडित जी। माने अधिकरण दोष की उत्पत्ति के जितने अवसर है, सारे अवसरों को खारिज किया सप्तभंग ने। तो एक एक भंग ने एक एक अवसर को खारिज किया ना। हुँ, हुँ। तो ऐसे 7 अवसर है अधिकरण दोष के, और वही वही संशय की भावना है। देखिए सारी चीजें मेज खा रही है एक दूसरे से। आ रहा, ख्याल में आ रहा है? हाँ, पंडित जी। अ, और फिर प्रश्न ये कि एवकार ने तो अधिकरण दोष को टाला, साक्षात्कार ने कौन से दोष को टाला? साक्षात्कार ने? हाँ, ये शायद आपने पहले बताया था। 1 मिनट। हुँ। अरे एक सामान्य रूप से एकांत का निषेध करता है, एक विशेष रूप से करता है। हाँ, तो मतलब अपना जो स्यादवाद है वो सामान्य से कर रहा है। उसी को ही। उसी को ही ओके, ओके। हाँ, देखिए दोनों के कार्य अलग अलग थोड़ी है। कार्य तो एक है, किंतु उसी एक ही कार्य को एक सामान्य रूप से करता है, एक विशेष रूप से करता है। जी, पंडित जैसे जी। साबुन से कपड़ा धोया और फिर केमिकल से धोया, तो कार्य तो एक निर्मलता का हुआ ना। हाँ, हाँ, बिल्कुल, हाँ। माने आपने साबुन से धोया तो कुछ और स्थिति हुई कपड़े में,
और केमिकल से धोया तो और स्थिति हुई, ऐसा नहीं। अरे दोनों में निर्मलता निर्मलता प्रकट हुई है, जी, बिल्कुल, हाँ। और वो निर्मलता, हाँ, वो क्रमिक विकास है उसका। और उस क्रमिक विकास में इन दोनों का अपना-अपना योगदान है, अपने-अपने स्तर से। जिस कार्य को शास्त्रकार ने खड़ा किया, उसी कार्य को एवकार ने पूरा किया। चलो सोचना ये इसके ऊपर, हाँ, पंडित जी, बिल्कुल। ये जो हाँ, अधिकरण वाली बात है ना, अधिकरण दोष वाली। हुँ, हुँ। शास्त्रकार ने किस प्रकार इस कार्य को प्रारंभ किया और एवकार ने किस प्रकार पूर्ण किया उसको। ठीक है पंडित जी, मैं इसके बारे में एक बार और विस्तार। लिखना, हाँ, सोचना और इकट्ठी करना, सामग्री बताना, चर्चा करेंगे। ठीक, हो गया टाइम? हाँ, पंडित जी, मैंने आपकी मतलब मेरे यूट्यूब पे आपकी सारी क्लासेस अभी तक पढ़ी हैं। तो मैं विषय जैसे मैंने हाँ, हाँ, आज का विषय में डाल दूँगा सप्तभंग का सामान्य कथन। हाँ, हाँ, तो फिर मैं आपको लिंक भेज दूँगा, यदि आपको किसी और को भेजना हो तो आप भेज सकते हैं। हाँ, हाँ, ठीक है बेटा, ठीक है। जय जैन पंडित जी। हाँ, हाँ, हाँ।